प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। और इस चैप्टर नंबर 2 को लेकर के हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 2.4 और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था और उसकी डेरिवेशन की थी बाय अलजेब्रिक मेथड। बट आज के लेक्चर में क्योंकि हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करनी है ग्राफिकल मेथड से, तो आपको ग्राफ के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। ये वही वाला ग्राफ होगा जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज किया था और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन में यूज किया था। वहां पर भी हमने बिल्कुल सेम ग्राफ यूज किया था। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वाले लेक्चर सुन लीजिए ताकि आपको ग्राफ के बारे में बहुत ही अच्छे से पता हो और आपको ये वाला लेक्चर समझने में आसानी हो। उन लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उनको इजीली असेस कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए भी हम इस बिल्डोजर और इस ट्रैक की एग्जांपल लेंगे और कुछ सपोज करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जिस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिराइव किया था, सिमिलरली आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिराइव कर सकते हैं। इसलिए हमने लिखा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए? फॉर ए बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ऐसी बॉडी के लिए जो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। इस तरह से बॉडी का स्ट्रेट लाइन में मूव करना लाजमी है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही होगी तो उस केस में इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड नहीं होंगी। अब नेक्स्ट क्या है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी vi व्हिच अटेन्स ए फाइनल वैल्यू vf इन टाइम इंटरवल t, कि बॉडी ने जब मूव किया है इस पॉइंट से, तो लेट्स से यहां पर उसकी वेलोसिटी vi है, यानी थोड़ा सा मूव किया है इस पॉइंट पर हम उसकी वेलोसिटी कंसीडर करते हैं vi। फिर बॉडी ने आगे मूव किया इस पॉइंट पर vf कंसीडर कर लेते हैं और बॉडी इसी तरह आगे मूव कर रही है। अब बॉडी ने अपनी वेलोसिटी vi से vf तक चेंज की है और vi से vf तक चेंज करने में उसको कितना टाइम लगा है? t, while moving with constant acceleration a। अब लाजमी है कि बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करे। अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं करेगी तो वहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड नहीं होंगी। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? पहले लेक्चर में मैं आपको बहुत ही डिटेल में चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी इक्वली इन एवरी यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे यहां पर लेट्स से इस बुलडोजर की एग्जांपल लेते हैं कि ये मूव करना स्टार्ट करता है। अगर 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है 2 मीटर पर सेकंड, देन नेक्स्ट 1 सेकंड गुजरने के बाद भी इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है 2 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 1 सेकंड गुजरने के बाद भी इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है 2 मीटर पर सेकंड, तो फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। उसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने क्या लिखा है, व्हाइल बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन a के साथ मूव करते हुए इट कवर्स ए डिस्प्लेसमेंट s इन टाइम t। उसने टाइम t में कुछ डिस्प्लेसमेंट की है, यहां से यहां तक जब बॉडी ने मूव किया है तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन चेंज हुई है। जब पोजीशन चेंज हुई है तो वहां पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है और उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह रहे हैं? कैपिटल S। अब यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया है। ये वही वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बनाया था और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। यहां पर हमने कंसीडर किया था कि ये A पॉइंट है और इस पॉइंट को B पॉइंट कंसीडर किया था। A पॉइंट पर हमने कंसीडर किया था कि यहां से ये जो OA है ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये BD फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि वहां पर जो ट्रैक था उस पर बिल्डोजर ने मूव किया था। एक पॉइंट था जहां पर उसकी वेलोसिटी हमने vi कंसीडर की थी। सिमिलरली ग्राफ पर इस पॉइंट पे A पॉइंट पे हमने vi कंसीडर किया है। देन बॉडी ने जब कुछ डिस्टेंस मूव किया तो एक पॉइंट था जिस पर हमने कहा था कि यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी vf हो गई है और वो यही पॉइंट है B पॉइंट। यहां पर BD vf को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए जब वेलोसिटी vi से vf तक चेंज हुई है तो उसको चेंज होने में कितना टाइम लगा है? टाइम t। x एक्सिस के नाम की टाइम है, तो ये वाली जो लाइन है AC किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम को। वेलोसिटी y एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए ये vi भी y एक्सिस के अलॉन्ग लिखी है और vf भी y एक्सिस के अलॉन्ग ही है।
अभी जो OD है, OD एक्चुअली वो टाइम था जिसमें वेलोसिटी जो है वो VI से VF तक चेंज हुई है। ये OD और AC आपस में पैरेलल है और बिल्कुल सेम है, इसलिए OD और AC आपस में इक्वल है। हमने टाइम T यहीं पर लिख दिया है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से डिराइव करवाई थी तो इस ग्राफ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये था कि जो इस लाइन AB का स्लोप है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। और दूसरी चीज कि जो एरिया अंडर द ग्राफ है वहां से आपको क्या चीज मिलती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। अब यहां पर भी हम एरिया अंडर द ग्राफ OABD को ही यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने आपको ये चीज प्रूव करके दिखाई थी कि किस तरह एरिया अंडर द ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी के इक्वल होता है। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं सुना तो उसको पहले जाकर सुन लीजिए ताकि आपको इस चीज के बारे में अच्छे से पता हो कि एक्चुअली जो एरिया अंडर द ग्राफ है ये कैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी के इक्वल है। यहां पर अगर बार बार एक्सप्लेन किया तो ये लेक्चर भी काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप उसको उसी लेक्चर में देख सकते हैं। तो यहां पर भी हम वही वाली लाइन लिखेंगे। फिर इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसमें जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी है वो किससे रिप्रेजेंट किया गया, OABD के एरिया से। तो यही लिखेंगे इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द टोटल डिस्टेंस S traveled by a body is given by area OABD under the graph such that, देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या किया था, एक इस रेक्टेंगल का एरिया कंसीडर किया था और एक इस ट्रायंगल का एरिया कंसीडर किया था। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बताया था कि आप रेक्टेंगल का एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, कोई भी टू कंसेक्टिव साइड्स लेकर जिस तरह के OAOD इनको मल्टीप्लाई कर लें, और ट्रायंगल का जो एरिया था वो हाफ यानी 1/2 इंटू AC मल्टीप्लाई BC था, इन दोनों साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे और 2 से डिवाइड करते थे। अब यहां पर हमने वो वाला प्रोसीजर नहीं लगाना, अगर वो वाला लगाएंगे तो यहीं पर आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल कर आ जाएगी। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए OABD इस कंप्लीट डायग्राम का हमने एरिया डायरेक्टली लिखना है। अब एक्चुअली ये डायग्राम क्या है, देखें OABD पहले यूं जा रही है, फिर यूं, फिर यूं और फिर यूं, यानी यहां पर ये जो डायग्राम है ये एक ट्रेपिज्म की फिगर बन रही है। तो ट्रेपिज्म का एरिया जो है वो आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, वो किस चीज की इक्वल होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। यानी ये जो पैरेलल साइड्स हैं, एक ये वाली साइड और ये वाली साइड, देखिए पैरेलल कौन सी लाइंस होती हैं, ऐसी लाइंस जिनको जितना भी एक्सटेंड किया जाए वो कभी भी आपस में मिले नहीं। तो यहां पर ये दोनों लाइंस बिल्कुल सीधी हैं, OA और BD आपस में पैरेलल हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और हाइट यहां पर कौन सी है, OD। तो हम यही चीज लिख देंगे सच दैट S इज इक्वल टू 1/2 को शुरू में लिख दें, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, S इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA प्लस BD। देखिए ये दोनों पैरेलल थी OA और BD, तो किस तरह से लिखेंगे, OA प्लस BD मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है, OD, जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो आप यही लिखेंगे OD। अब यहां पर देखें तो OA, BD और OD की वैल्यूज आपको चाहिए। अब OA क्या है, ये VI की इक्वल है, फिर BD किसकी इक्वल है, BD VF की इक्वल है, और OD किसकी इक्वल है, OD इज इक्वल टू AC, ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये किसकी इक्वल है, T की इक्वल है। तो फिर यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस OA इज इक्वल टू VI कॉमा BD इज इक्वल टू, BD किस इक्वल है, VF की इक्वल है, एंड OD इज इक्वल टू, OD किसकी इक्वल है, AC की इक्वल है, तो लिख दें AC इज इक्वल टू T, ये T की इक्वल है, कॉमा, क्योंकि पहले हमने क्या लिखा है, सिंस, तो अब क्या लिखेंगे, सो अबव इक्वेशन बिकम्स, ये वाली जो इक्वेशन है, सो अबव इक्वेशन
बिकम्स, इक्वेशन क्या बन जाएगी, S इज इक्वल टू 1/2 इंटू ओ ए की वैल्यू लगाएं वी आई प्लस बी डी क्या है वी एफ मल्टीप्लाइड बाय ओ डी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू टी, तो टी। अब यहां पर अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये S इज इक्वल टू 1/2 वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाय टी, ये वही चीज नहीं बन गई जो कि हमने डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड में देखी थी। यहां तक अब ये वाला एक्सप्रेशन वही आ चुका है। इसमें हमने क्या किया था, t की वैल्यू पुट की थी, कहां से उठाकर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। और वहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि यहां पर अगर आप वी एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल आएगी, यहां पर t की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन निकल आएगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इसलिए यहां पर इस 2 को हम जरा इधर ले आए तो कुछ बेहतर नहीं हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाइड बाई टी। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने यूज करना है और इस टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब बिल्कुल जिस तरह हमने अलजेब्रिक मेथड में फाइंड किया था t, इसी तरह यहां पे फाइंड करना है। किस तरह से किया था, इसको इंप्लाइज डालेंगे, मैं यहां पर इंप्लाइज डाल रहा हूं, आपने स्टेप के नीचे स्टेप करना है क्योंकि यहां पर स्पेस थोड़ी कम है। तो क्या करेंगे, वी आई को इधर ले आएंगे ताकि ए टी सेपरेट हो जाए। किस तरह से करेंगे, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। अब यहां से अगर आप t फाइंड करें तो किस तरह फाइंड करेंगे, इस a को इधर ले आएंगे, ये नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई a। अब ये जो t की वैल्यू है इसको आपने उठाकर कहां पे पुट करना है, यहां पे पुट करना है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 in 1, इक्वेशन 2 in 1। यहां पर मैंने दरमियान से लाइन लगाई है, आपने लाइन नहीं लगानी, आपने सीधे सारा नीचे ही लिखना है क्योंकि स्पेस थोड़ी कम थी, इस वजह से यहां पर लाइन लगाई है। क्योंकि अगर डेरिवेशन को बार बार मिटाकर किया जाए तो वो थोड़ी गुत्थम गुत्था हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, इस 2 को आप 1 में यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे, 1 क्या है, 2s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ, क्या लिखेंगे, वी आई प्लस वी एफ इंटू जो t था इसकी वैल्यू आप उठा के पुट कर देंगे। जाहिर आप ब्रैकेट डाल रहे हैं, मल्टीप्लाई अंदर डालने की जरूरत नहीं है। तो किस तरह से लिखेंगे, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय a। इस तरह की कुछ फॉर्म बन जाएगी। अब देखें इस a को आप इधर लेकर आ सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 2as इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ इंटू वी एफ माइनस वी आई। यहां पर सेम अपने वही प्रोसीजर करना है जो कि हमने अलजेब्रिक मेथड में किया था। वो क्या किया था, 2as इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ है, इसको आप वी एफ प्लस वी आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई। उसमें हमने क्या किया था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि यहां पर आप एक मैथमेटिक्स का फार्मूला भी लगा सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर वो फार्मूला यूज कर लेते हैं क्योंकि लास्ट टाइम अलजेब्रिक मेथड में हमने इनको मल्टीप्लाई किया था, ताकि दोनों मेथड्स आपको समझ आ जाए। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस, या फिर लिखेंगे एज वी नो ए प्लस बी इंटू a minus b is equal to a square minus b square. So we can write above equation as, so we can write above equation as, क्या लिखेंगे, 2as is equal to, ये vf क्या है a, vi क्या है b, ये vf क्या है a और ये vi क्या है b। अब ये वही फॉर्म बन गई है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होगा, a का स्क्वायर यानी वी एफ का स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी आई का स्क्वायर। तो यहां पर लिख दें आप इसी तरह। अब इसको आप बॉक्स में बंद कर दें क्योंकि ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो इसके नीचे आप क्या लिख देंगे, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर अब डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड कंप्लीट होती है। हमने इस ग्राफ को यूज करते हुए इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया है। ये ग्राफ सारे का सारा मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया था और वहां पर लाइव मैंने आपको बनाकर दिखाया था कि किस तरह आपने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है एक्स के अलोंग, फिर बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है वाई के अलोंग। वो सारी की सारी चीजें उस इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने कवर की थी। अब यहां पर ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डिराइव किया है, इसमें ये ए क्या है, एक्सेलरेशन, जी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ए आपने याद रखना है कि यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। वी एफ क्या है, फाइनल वेलोसिटी, वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट कर लेने के बाद आपकी बुक पर यहां पे एक पैराग्राफ दिया गया है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद। इस पैराग्राफ में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। अब हमने उन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखिए वो जो आपके पास पैराग्राफ है जो भी मैंने आपको दिखाया है उसमें सबसे पहले एप्लीकेशंस थोड़ी सी बताई गई है इसकी, उसके बाद साइन कन्वेंशंस के बारे में बात की गई और उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्री फॉल की बात की गई है। अब सबसे पहले एप्लीकेशंस की बात करनी है। तो एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग लीनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होती हैं जिनमें जो मोशन है वो लीनियर होता है। लीनियर मोशन का क्या मतलब है कि बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव करेगी, कुछ इस तरीके से मूव करेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एप्लीकेबल व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये भी फिर वही बात हो गई लीनियर मोशन वाली कि ये उस केस में एप्लीकेबल होगी जब बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव करेगी, बिल्कुल इस पैटर्न पर सीधी लाइन में। उसका मोशन सर्कुलर नहीं होना चाहिए और ना ही कुछ जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे, इस तरह के मोशन के लिए ये नहीं एप्लीकेबल होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कैन बी ट्रीटेड एज स्केलर्स इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। देखें अगर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन यही होगी, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही होगी और उसके साथ साथ जो एक्सेलरेशन है उसकी भी डायरेक्शन यही होगी, जब सेम डायरेक्शन होगी तो ये कहता है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम इन तमाम क्वांटिटीज को स्केलर ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन स्केलर ट्रीट करने के लिए शर्त क्या है कि सब क्वांटिटीज की जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड पर होगी। देखिए ये वेक्टर क्वांटिटीज है ना, डिस्प्लेसमेंट भी, वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन, इन सब का मैग्नीट्यूड भी होता है, इन सब की डायरेक्शन भी होती है। कहते हैं कि अगर इन तीनों की डायरेक्शन सेम होगी तो उस वक्त क्या करेंगे हम कि इनको स्केलर भी ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अब आपने यहां पर लगानी है साइन कन्वेंशन की। बिल्कुल आपने इनको इसी तरह हेडिंग्स की फॉर्म में तैयार करना है क्योंकि पेपर में इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, या फिर हाउ डू यू डील विद साइन कन्वेंशंस इन केस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो साइन कन्वेंशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव। अच्छा यहां पर ये जो चीज है इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव, ये जस्ट एक रूल है छोटा सा। इनिशियल वेलोसिटी को हम यूजुअली पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए हमने लिखा है कि इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव। अब बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जिस तरह के डिस्प्लेसमेंट हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई, इनके जो डायरेक्शन है वो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के हिसाब से लेते हैं। किस तरह से, अगर इन क्वांटिटीज की डायरेक्शन जो है वो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट हो तो इन क्वांटिटीज को हम नेगेटिव में लेते हैं। हमने यही चीज लिखी है, अ नेगेटिव साइन इज असाइन्ड टू क्वांटिटीज, यानी उन क्वांटिटीज को नेगेटिव साइन असाइन किया जाता है वेयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जहां पर डायरेक्शन जो है इन क्वांटिटीज की वो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट हो। तो यहां पर आपको ये बात समझ आ गई कि इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और बाकी सब क्वांटिटीज को इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। अगर उनकी डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी उनकी डायरेक्शन भी तो पॉजिटिव साइन आएगा। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो उनमें ये साइन कन्वेंशन यूज होंगे। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्री फॉल। उसी पैराग्राफ में नेक्स्ट ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपने बिल्कुल इस तरह पॉइंट्स की फॉर्म में इनको लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑल ऑब्जेक्ट नियर अर्थ सरफेस फॉल विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ
बिल्कुल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से फॉल करते हैं। किसी भी चीज को आप गिराकर चेक करें वो बिल्कुल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे फॉल करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे फॉल करेगा। और ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको डिनोट किया जाता है जी से। अब ये जो चीज है एक्चुअली बॉडी फॉल करती है नीचे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्यों करती है, स्ट्रेट लाइन में क्यों करती है, इन सारी चीजों के आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में चलकर दूंगा आर्टिकल नंबर 2.5 में, जिसका नाम है मोशन अंडर द ग्रेविटी। उसमें इन चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट यहां पर क्योंकि पॉइंट्स इस पैराग्राफ में भी दिए गए इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी, कोई भी फॉलिंग बॉडी होगी जो ऊपर से नीचे फॉल कर रही होगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ फॉल करेगी, और उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी सरफेस ऑफ अर्थ पर जो एवरेज वैल्यू ऑफ जी है वो किसकी इक्वल है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आती है, इसके आपके एफएससी में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी हैं, जिस तरह के इस चैनल पर आप प्रैक्टिकल्स की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें हमने ये चीज फाइंड की हुई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्री फॉल वाला ऑपरेटस है, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर के साथ उसको परफॉर्म किया हुआ है, और वहां पर ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही निकल कर आती है, आप देख सकते हैं। ये जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये वैल्यू ऑफ जी तब होगी जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रही होगी, इसलिए हमने लिखा कि एवरेज वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी सरफेस ऑफ अर्थ पर जो एवरेज वैल्यू ऑफ जी है वो 9.8 ली जाती है। ये वैल्यू आपने याद रखनी है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जब डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, जब डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो उस केस में क्या होगा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में चलकर पढ़ेंगे। अब यहां पर थर्ड पॉइंट है द इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कब एप्लीकेबल होंगी, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए हमने लिखा द इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कैन बी अप्लाइड टू फ्री फॉल मोशन, यानी जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, फ्रीली फॉल कर रहा है, उसके लिए ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है एप्लीकेबल होंगी। बट उस केस में आपको क्या करना होगा, जो एक्सेलरेशन होगी उसको जी से रिप्लेस करना होगा, यानी जहां जहां पर उन इक्वेशंस में ए है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यहां पर फिर ए को हम रिप्लेस कर देंगे और ए को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, जी। जी लिखेंगे तो इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी, vf इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाएंगी, उनमें भी एक ही जगह पर जी आ जाएगा। तो ये थी इक्वेशंस ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्री फॉल। फाइनली आज के लेक्चर में हमने डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड को स्टडी किया है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने देखे हैं, साइन कन्वेंशंस के बारे में देखा है, एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में देखा है, और इक्वेशंस ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्री फॉल देखा है। अब ये तीनों के तीनों सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। फाइनली अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।